सी एग्जाम्पल नंबर 4 इन योर मॉड्यूल काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि इन ए रूम वी हैव ए सिलेंडर जिसमें प्रेशर बताया हुआ है कि उसमें जो गैस है उसका प्रेशर है 250 किलो पास्कल्स। यूनिट्स की टेंशन मत लो, किलो को तो आपको मतलब पता ही है, मतलब इंटू 1000 कर देंगे पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए। और पास्कल से अगर ज़रूरत पड़ी, हो सकता है हमें ज़रूरत ना पड़े, बट मे बी अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसे एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ से हम क्लियर हैं। टेम्परेचर बताया हुआ है कि जो वो टेम्परेचर है गैस का उस टाइम पे दैट इज 300 केल्विन। ठीक है, नाउ अब क्या होता है, जिस रूम में सिलेंडर रखा हुआ है दैट रूम कैचेस फायर, तो उस केस में इट इज ऑब्वियस कि द टेम्परेचर ऑफ द सिलेंडर विल राइज। तो ड्यू टू दैट राइज pressure would suddenly tends to increase. Why? Because of our law P directly proportional to T। इसमें नाम की जरूरत नहीं है कि ये चार्ल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ है, कोई भी लॉ, हमें इतना पता है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम प्रेशर बढ़ेगा। हाँ जी, लेकिन उसके लिए कंडीशन थी कि नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम कांस्टेंट रहने चाहिए, और वो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है। क्यों? क्योंकि कोई भी सिलेंडर है, पहली बात तो वो एयर टाइट है, और दूसरी बात जब वो एयर टाइट है और कांस्टेंट वॉल्यूम वाला है तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगी, और उसमें से कोई भी मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्लीकेबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं ये लोग, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा फायर कैच करने के बाद तो पॉसिबल है कि वो बर्स्ट कर जाए, लेकिन वो बर्स्ट क्यों करेगा हमें तो नहीं पता। आगे की लाइंस पढ़ते हैं कि मैक्सिमम प्रेशर दैट द सिलेंडर कैन विथस्टैंड इज 10⁻⁶ पास्कल्स। मतलब जैसे ही प्रेशर इतना होता है सिलेंडर विल बर्स्ट आउट। तो मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई टेम्परेचर होगा कि उस टेम्परेचर पे पहुंचते ही प्रेशर इतना हो जाएगा और सिलेंडर बर्स्ट कर जाएगा। लेकिन एक चीज़ और है कि सिलेंडर का जो मटेरियल है दैट इज मेल्टिंग पॉइंट एज 1800 केल्विन। मतलब अगर हो सकता है सिलेंडर 1800 केल्विन तक बर्स्ट ना करे तो 1800 केल्विन पहुंचते ही वो मेल्ट करना शुरू कर देगा, क्योंकि वहां पे उसका मेल्टिंग पॉइंट आ गया। तो दोनों केसेस पॉसिबल है कि अगर जो बर्स्टिंग टेम्परेचर है वो 1800 केल्विन से कम है तब तो वो बर्स्ट कर जाएगा, बट अगर वो बर्स्ट करने वाला टेम्परेचर 1800 केल्विन से ज़्यादा है इन दैट केस द सिलेंडर विल मेल्ट। तो हमें ये बताना है कि व्हाट विल अगर मेल्टिंग और बर्स्टिंग। इसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी सिंपल सी ये लॉ लगाएंगे, P1/T1 इक्वल्स टू P2/T2। ठीक है, इनिशियल प्रेशर कितना है 250 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई टेम्परेचर 300 इक्वल्स टू प्रेशर फाइनली कितना है, फाइनली प्रेशर हम लेंगे 10⁻⁶। मतलब हम ऐसा सोच के चल रहे हैं कि मेल्टिंग को भूल जाओ अभी के लिए। ठीक है ना, हम सिर्फ इतना सोच रहे हैं कि किस टेम्परेचर पे पहुंच के प्रेशर 10⁻⁶ पहुंचेगा, तो वो टेम्परेचर निकालना चाह रहे हैं हम T2। इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास T2 आएगा 1200 केल्विन। ठीक है, मतलब जैसे टेम्परेचर 300 से लेके 1200 केल्विन तक पहुंचेगा तो 1200 केल्विन पहुंचते ही प्रेशर 10⁻⁶ पास्कल पहुंचेगा और सिलेंडर बर्स्ट कर जाएगा। ठीक, सी एग्जांपल नंबर 5 में क्या बताया हुआ है, गैस की एक सिचुएशन बताई गई है और गैस ऑक्यूपाइज 300 ml एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 730 mm ऑफ प्रेशर। ठीक है, ये एक सिचुएशन हो गई कि यहाँ पे इतनी वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर है गैस का। अब हमें बताना है गैस की वॉल्यूम कितनी होगी एट एसटीपी। इस एसटीपी का क्या मतलब है, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी पे जैसा आपने पहले पढ़ा भी होगा कि टेम्परेचर इज 298 केल्विन, ये तो रूम टेम्परेचर हुआ, लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशंस में हम लेते हैं 273 केल्विन और प्रेशर इट इज 1 एटमॉस्फेयर। तो दिस इज एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अब इन्होंने क्या करा हुआ है, इन्होंने इनिशियल टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम बताई दी है और फाइनली टेम्परेचर और प्रेशर बताया गया है, वॉल्यूम निकालनी है। देखो पहली बात तो ये है कि गैस, आइडियल गैस लॉ ऐसी चीज है जो आइडियल गैस पे हर सिचुएशन में अप्लाई की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि गैस को हम, गैस का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो लॉ एप्लीकेबल नहीं होगी, नहीं।
वो लॉ हमेशा एप्लीकेबल होगी चाहे आप गैस को किसी भी प्रोसेस से लेके चले जाओ, ठीक है ना, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग हर चीज़ में चेंजेस हो जाएंगे। अब देखो टेम्परेचर और प्रेशर पता है, लेकिन इसमें मोल्स की कहीं बात नहीं हुई, तो मोल्स को बिना बात इसमें क्यों फंसाएं। हम क्या करेंगे, इसमें वही दो केसेस हैं, लेकिन क्या हो रहा है इसमें चेंजेस तीनों चीज़ों में होने हैं। अगर दो चीज़ों में चेंजेस होते तो हम कोई भी एक लॉ अप्लाई कर सकते थे, जैसे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर या फिर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंजेस दोनों में हो रहे हैं, टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर में, तीनों में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों से मिलकर एक लॉ बनाएंगे। हमें क्या पता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बस इन दोनों को मिला दो, लॉ बन गई। कैसे, V इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर बाय प्रेशर। इसको क्या लिख सकते हैं, PV बाई T इज कांस्टेंट। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, P1 V1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2। बस हो गया क्वेश्चन। P1 V1 T1 पता है, P2 और T2 पता है, V2 निकल जाएगा, दैट्स ऑल। तो दिस इज हाउ आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 भी सेम है, इसमें बस टेम्परेचर निकालना है और बाकी यही वाली लॉ लगानी है, P1 V1 बाई T1 इज कांस्टेंट, ठीक है। तो आपने मतलब फ्लेक्सिबिलिटी बना के रखो, ऐसा नहीं है कि हमें आइडियल गैस लॉ ही अप्लाई करनी है या फिर हमें चार्ल्स लॉ ही अप्लाई करनी है या फिर बॉयल्स लॉ अप्लाई करनी है। हमें डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन सोचना पड़ेगा कि किन दोनों लॉज को मैं अप्लाई करूँ, किस सिंगल लॉ को मैं अप्लाई करूँ, ठीक है। जैसे अब एग्जाम्पल नंबर 7 है, तो इसमें तो डायरेक्टली आप आइडियल गैस लॉ अप्लाई कर सकते हो, इट इज नॉट वर्थ डिस्कसिंग। एग्जाम्पल नंबर 8 काफी अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें क्या हुआ है कि हमारे पास कोई एक इवैक्यूएटेड फ्लास्क है, उसमें हमने एक गैसियस सब्सटेंस ए भरा, उस सब्सटेंस की हमें टेम्परेचर और प्रेशर गिवन है कि इतने प्रेशर पे भरा, वॉल्यूम इज नॉट नोन, हमें मास बताया हुआ है, नोट दैट मास बताया हुआ है, ना कि उसके नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन आइडियल गैस लॉ में तो हमेशा नंबर ऑफ मोल्स लिखे जाते हैं। तो अब क्या करें, अब क्या करेंगे, हम इसमें आइडियल गैस लॉ लगा दो और कुछ मत सोचो। क्यों, आइडियल गैस में क्या लॉ क्या होती है, PV इक्वल्स टू nRT। P1 पहली सिचुएशन पे लगाई जब सब्सटेंस A डाला, P1 इंटू V तो दोनों केस में सेम रहेगा, पहले हमने सब्सटेंस A डाला, उसका मास और प्रेशर बताया हुआ है, फिर सब्सटेंस B डाला, उसका मास और प्रेशर बताया हुआ है। तो पहले सब्सटेंस जब A डाला और जब B डालेंगे तो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगी फ्लास्क की, क्योंकि ये बात हुई थी कि गैस को जिस भी फ्लास्क में डाल दो वो उतनी ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है, तो वॉल्यूम तो सेम रहेगी V। अच्छा, n कितना होगा, n इज नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स बताए हुए नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ A, मास ऑफ A डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ A इनटू R इनटू टेम्परेचर T1, T1 भी बताया हुआ है। अब दूसरी लाइन पढ़ते हैं, द फ्लास्क इज इवैक्यूएटेड, फ्लास्क को खाली करा गया और अब इसमें सब्सटेंस B डाला गया, टेम्परेचर इसमें भी अब वही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, P2 V इक्वल्स टू MB बाय M0B इंटू R इंटू T1 या T2 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों सेम है। अब कुछ नहीं करना है इसमें, आपको ये पता है कि दोनों में V सेम है, T1 सेम है, R सेम है, क्या क्या पता है, P1 P2 पता है, MA MB पता है, M0A और M0B की रेशियो निकालनी है, उन दोनों की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी, बहुत सिंपल है। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, सब कुछ जो जो नहीं पता कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, P1 बाई P2 इक्वल्स टू MA बाय MB इंटू M0B बाय M0A। तो ये रेशियो यहाँ से निकल जाएगी क्योंकि ये सब नोन है। तो दिस इज हाउ आपका एग्जाम्पल नंबर 8 भी सिंपली सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 9 बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल है, इसमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, और मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकलता है वो पहले हम बात कर चुके हैं, ठीक है। सी एग्जाम्पल नंबर 10 में कुछ खास है नहीं, इसमें भी डायरेक्टली हमारी लॉ P1 V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2 अप्लाई हो सकती है, लेकिन इसमें शायद आप कुछ लोगों को एक प्रॉब्लम आ रही हो कि वॉल्यूम और टेम्परेचर तो सीधा सीधा निकल जाता है, लेकिन प्रेशर में उन्होंने पंगा कर रखा है। क्या कहा हुआ है इन्होंने कि
कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कुछ कम है या फिर कुछ ऊपर है, कुछ नीचे है। तो इससे पता कैसे चले कि प्रेशर कितना है, एक्चुअली प्रेशर कितना है। जैसे सपोज इन्होंने क्या कहा हुआ है कि the level of Hg inside the tube is 60 mm above the outside mercury level और outside when the barometer reads 750 mm। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाहर जो प्रेशर है दैट इज 750 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उससे 60 mm अबव Hg का लेवल। तो इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि मान लो हमारे पास कोई ये बैरोमीटर है, इसमें यहाँ पे कोई गैस है, here we have gas, ठीक है। ये बैरोमीटर 760 mm 750 mm तक रीड करेगा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। लेकिन जब हमने इसमें गैस फिल करी तो ये क्या कह रहा है कि जो रीडिंग है दैट इज 60 mm अबव। मतलब अगर इनिशियली यहाँ पे थी तो अब रीडिंग यहाँ पे हो गई है, और दिस गैप इज 60 mm। मतलब हुआ क्या कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना भी था उसने गैस के प्रेशर को ओवरकम कर दिया बाय 60 mm। तो इसका मतलब क्या हुआ, गैस का प्रेशर कम हो गया ना। क्यों? क्योंकि जो एक्सटर्नल प्रेशर था यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसने इतना फोर्स किया गैस को कि मर्करी लेवल और ऊपर शिफ्ट हो गया बाय 60 mm। गैस उसको अपोज नहीं कर पाई, उसने अपोज कब करा, जब ये 60 mm का शिफ्ट हो चुका था। तो इसका मतलब क्या हुआ, गैस का प्रेशर बाहर के प्रेशर से 60 mm से कम है। बाहर का प्रेशर कितना है 750, तो गैस का प्रेशर कितना हो गया, पी गैस इक्वल्स टू 750 माइनस 60 दैट इज 690, ठीक है। तो इतना हो गया गैस का प्रेशर mm ऑफ Hg। अब चाहो तो इसको ATM में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू 760 mm ऑफ Hg। तो देयरफॉर 690 mm ऑफ Hg इक्वल्स टू 690 बाय 760 एटमॉस्फेयर। तो इसको हमने एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, बेसिक चीज जो मैं बताना चाह रहा था वो ये है कि अगर क्वेश्चन में बताया गया है कि गैस का प्रेशर जो बैरोमीटर का मर्करी लेवल है अगर वो 60 mm अबव जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि गैस का प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है बाय 60 mm, ठीक है। इसी तरह से अगर वो कहते हैं कि गैस का कि जब हमने गैस डाली तो मर्करी गोज डाउन बाय 60 mm, गोज बिलो बाय 60 mm, तो उस केस में क्या हुआ, गैस का प्रेशर कम नहीं है, उस केस में गैस का प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ओवरकम करके मर्करी लेवल को डिप्रेस कर सकती है बाय 60 mm। तो उस केस में क्या होगा, गैस का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो उसमें यहाँ पे 750 प्लस 60 कर देंगे दैट इज 810। तो यह दो केसेस हो गए कि अबव शिफ्ट और डाउन शिफ्ट का, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11 लिखते हैं, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है ये। इसमें क्या बताया था, हमारे पास एक गैस सिलेंडर है, अगर एम्प्टी सिलेंडर को वेट करें तो दैट गिव्स 14.8 kg, फुल फिल्ड सिलेंडर हैज वेट 29 kg एंड आफ्टर यूजिंग इट फॉर सम टाइम द होल सिलेंडर वेट 23.2 kg। द फुल फिल्ड सिलेंडर had a pressure of 2.5 atm inside it and temperature for usage is 27 degrees Celsius. The temperature remains constant. We have to find the final pressure of the cylinder after using the certain amount of gas and the volume of the used gas. देखो इसको कैसे करेंगे, हमारे पास प्रेशर है, वही दो केसेस हैं, यूज करने से पहले और यूज करने के बाद, दोनों में आइडियल गैस लॉ अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर देते हैं। इनिशियली प्रेशर P1, देखो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी दोनों केसेस में, ठीक है। कुछ वॉल्यूम गैस की बाहर गई है लेकिन सिलेंडर की वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ना। सिलेंडर की वॉल्यूम कांस्टेंट होने की वजह से क्या होता है कि जितनी भी वॉल्यूम में आप गैस लॉ अप्लाई कर रहे हो वो तो कांस्टेंट है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स चेंज करने हैं वो कर देंगे हम, P1V इक्वल्स टू N1, जो इनिशियली उसके अंदर मोल्स थे वो कितने हैं, वो होंगे जो इनिशियली मास था डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास किसका लेंगे, इन्होंने बताया था कि जो गैस सिलेंडर के अंदर है
दैट इज एन ब्यूटेन। तो एन ब्यूटेन का मास ले लेंगे यहाँ पे इंटू आर इंटू टी, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन, दूसरी सिचुएशन पे लगाते हैं आइडियल गैस लॉ। P2 जो हमें निकालना है, V तो कांस्टेंट, M2 बाय एम नॉट इंटू आर इंटू टी। अब देखो P1 पता है 2.5, P2 निकालना है, V नहीं पता, एम नॉट जरूरत नहीं पड़ेगी अभी, आर जरूरत नहीं पड़ेगी, टी जरूरत नहीं पड़ेगी। वाई, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इनको डिवाइड कर देते हैं ना, तो क्या हो जाएगा P1 बाई P2 इक्वल्स टू M1 बाई M2। बिल्कुल सिंपल सा रिलेशन आ गया, सिंपल सी कैलकुलेशन हो गई है। तो अब क्या करना है, M1 और M2 निकालना है। M1 और M2 क्या है कि मास जो गैस का है बिफोर यूजिंग एंड मास ऑफ गैस आफ्टर यूजिंग। बिफोर यूज मास कितना है गैस का 29 माइनस 14.8 kg। तो M1 पता है, M1 कितना हो गया 29 माइनस 14.8 kg। अच्छा, यूनिट्स यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि रेशियो ही तो है, जो भी चेंज होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में होगा, तो कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। और M2 क्या है 23.2 माइनस जो वेट ऑफ एम्प्टी सिलेंडर, वेट ऑफ एम्प्टी सिलेंडर इज 14.8। ठीक है, P1 भी पता है 2.5, तो दिस इज हाउ P2 निकल जाएगा। तो सॉल्व करने के बाद P2 आएगा 1.5 atm। तो हमें फाइनल प्रेशर पता है कि सिलेंडर में यूज करने के बाद इतना प्रेशर बचा है गैस का। ठीक है, एक पार्ट तो सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट क्या है कि हमें बताना है हाउ मच वॉल्यूम ऑफ गैस वी हैव विथड्रॉन फ्रॉम द सिलेंडर। उसके लिए क्या करेंगे, वी यूज निकालनी है ना, वॉल्यूम यूज। तो एक काम करें, जो भी सारी चीजें यूज करी हुई की टर्म्स में है वो ही निकाल लें। जैसे देखो प्रेशर यूज कितना करा हमने, इनिशियली 2.5 था, फाइनली हमने 1.5 छोड़ा है, यूज कितना कर लिया 1 atm यूज कर लिया ना। तो इसको ऐसे लिख दें, प्रेशर यूज्ड इक्वल्स टू 1, 2.5 माइनस 1.5। ठीक है, तो ये तो प्रेशर आ गया, जो प्रेशर हमने यूज करा है। दूसरी चीज क्या है, नंबर ऑफ मोल्स यूज, यूज तो निकालना ही है। नंबर ऑफ मोल्स कितने यूज करे हमने, मास देखो कितना चेंज हुआ है, एन यूज्ड कितना है, मास कितना चेंज हुआ है 29 माइनस 23.2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास जो एन ब्यूटेन का होगा दैट इज 58। तो ये हो जाएगा आपका 5.8 डिवाइड बाय 58। ठीक है, क्योंकि 58 तो ग्राम्स में होगा और ये केजी में, से हमने 1000 लगा दिया ऊपर। ठीक है, हमारे पास यूज करे हुए मोल्स आ गए, प्रेशर आ गया, टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही है, उसमें तो यूज करने की कोई सेंस बनती नहीं, वो हो गया हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस या फिर 300 केल्विन। ठीक है, अब क्या करना है, बस अब कुछ बचा ही खास क्वेश्चन में, गैस लॉ लगा दो, PV इक्वल्स टू nRT। यहाँ पे सारी चीजें यूज वाली डाल दो, P यूज्ड 1 atm इंटू V यूज्ड इक्वल्स टू n यूज्ड जो यहाँ से आएगा, R हमें पता ही है 0.0821 इंटू टेम्परेचर 300। तो दैट इज हाउ वी रिटेन वॉल्यूम यूज्ड। ठीक है, सी एग्जाम्पल नंबर 14 देखेंगे, काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ये। इसमें क्या है, हमारे पास दो फ्लास्क हैं 1 और 2, उनको हमने कनेक्ट करा हुआ है एक नैरो ट्यूब से। ये ट्यूब की सिग्निफिकेंस क्या है कि पहली चीज़ तो ये कनेक्ट कर रही है दोनों को, तो दोनों में इसके वजह से प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ऐसा तो है नहीं ना कि इसमें ज़्यादा प्रेशर होगा इसमें कम प्रेशर होगा, दोनों के कनेक्शन का मतलब ही ये है कि प्रेशर दोनों में सेम रहेगा हमेशा। मैंने ये नहीं कहा कांस्टेंट रहेगा, दोनों में सेम रहेगा, मतलब P1 इक्वल्स टू P2। ठीक है, दूसरी चीज क्या हुई कनेक्टिंग ट्यूब का मतलब कि ये दोनों में से मैटर का ट्रांसफर पॉसिबल है, लेकिन इसमें ये चीज भी नोट करने वाली है कि इसकी अपनी वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। मतलब शायद आपको लगेगा और थोड़ा बहुत हो भी सकता है कि कुछ वॉल्यूम यहाँ पे है गैस की, कुछ वॉल्यूम यहाँ पे है और थोड़ी बहुत वॉल्यूम गैस यहाँ पे भी है, हो सकती है, लेकिन जितनी भी वॉल्यूम यहाँ पे गैस की होगी दैट इज नेग्लिजिबल। तो इसलिए हम कहते हैं कि नैरो ट्यूब है जिसकी वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, तो गैस या तो फर्स्ट में होगी या सेकंड में होगी, ट्यूब में नहीं होगी, हम ये मान के चलेंगे। ठीक है, हम क्या करा हुआ है, इनिशियली गैस का टेम्परेचर गिवन है कि इन दोनों फ्लास्क में गैस भरी हुई है, टेम्परेचर बताया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स बताए हुए टोटल, तो मतलब थोड़े मोल्स इसमें होंगे थोड़े इसमें होंगे और सिमेट्री की वजह से दोनों में आधे आधे हो जाएंगे, तो मतलब
N1 इक्वल्स टू N2 इक्वल्स टू 0.7 का आधा 0.35 मोल्स। ठीक है, दोनों में प्रेशर पता है, प्रेशर तो आधे करने की कोई सेंस है नहीं क्योंकि प्रेशर तो दोनों में इक्वल ही रहेगा 0.5 एटमॉस्फेयर्स। ठीक है, अब इस पे प्रोसेस क्या करा हमने, इस पे करा कि 1 को तो जैसा है वैसे ही रख दिया, सेकंड वाले को हमने वाटर बाथ में एट 127 डिग्री सेल्सियस डिप कर दिया, तो उससे क्या हुआ, सेकंड वाले का टेम्परेचर चेंज हो गया, फर्स्ट का टेम्परेचर मेंटेन रहा। अब हमें बताना है कि प्रेशर और N1 और N2 क्या क्या हो जाएंगे, प्रेशर तो दोनों में सेम रहेगा, सपोज जो प्रेशर होगा दैट इज पी न्यू Pn। ठीक है, और N1 और N2 निकालने के लिए क्या करेंगे, N1 और N2 निकालने का मतलब है कि फर्स्ट में कितने नंबर ऑफ मोल्स है और सेकंड में कितने हैं, इसका मतलब कुछ नंबर ऑफ मोल्स का चेंज हुआ होगा, कुछ नंबर ऑफ मोल्स मान लो फर्स्ट से निकलकर सेकंड में गए, सपोज, जरूरी नहीं है, हो सकता है सेकंड से फर्स्ट में आए, मैं ही मान के चल रहा हूँ कि फर्स्ट से सेकंड में गए, कितने x। तो अब क्या करेंगे, अब दोनों फ्लास्क पे इंडिविजुअली इनिशियली और फाइनली गैस लॉ अप्लाई कर देंगे, आइडियल गैस लॉ। कैसे, देखो इनिशियली कैसे अप्लाई करेंगे, फर्स्ट पे P इंटू दोनों की वॉल्यूम सपोज V है, इसकी भी V और इसकी भी V, PV इक्वल्स टू N कितना गिवन है N1 0.35 इंटू R इंटू T। ठीक है, अब फर्स्ट फ्लास्क पे दोबारा मतलब फाइनल पोजीशन में गैस लॉ अप्लाई करो, कितनी क्या हो जाएगी, Pn इक्वल्स टू इंटू V, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगी ना, वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं आया, इक्वल्स टू मैंने क्या कहा है कि 0.35 इनिशियली थे और x चले गए कि सेकंड में चेंज होएगा कुछ ना कुछ, तो ये हो जाएगा 0.35, कितने बचे माइनस x इंटू आर इंटू टेम्परेचर कितना है इसका जो इनिशियली वही था 27। ठीक है, अब देखो, अब दूसरे वाले पे लगाते हैं, P इंटू वी इक्वल्स टू, वो तो गैस लॉ सेम ही रहेगी ये वाली, तो दोबारा लिखने से फायदा नहीं है। अब दूसरे वाले फ्लास्क पे फाइनली गैस लॉ लगाते हैं, P न्यू, प्रेशर दोनों में सेम रहेगा, वॉल्यूम दोनों की सेम है, नंबर ऑफ मोल्स इसमें इंक्रीज हो गए हैं तो यहाँ पे प्लस एक्स हो जाएगा 0.35 प्लस एक्स इंटू आर इंटू टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर इसका 127 है, यानी कि T प्लस 127 T प्लस 100, क्योंकि 100 से ज़्यादा है इसका टेम्परेचर। अब देखो हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं 1, 2 एंड 3, इसमें हमारे पास अननोन क्या क्या है, अननोन है V, Pn और x, क्योंकि R तो पता है हमें, टेम्परेचर भी पता है 27, तो 27 की जगह हम यहाँ पे क्या डालेंगे, यहाँ पे तो केल्विन डालेंगे ना, 27 का मतलब 300 केल्विन, टेम्परेचर पता है, R पता है और हमारे पास प्रेशर पता है, तो क्या बचा V, P न्यू और x, तीनों चीज़ें निकल जाएंगी। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास P और Pn और V तो आ जाएंगे, लेकिन जो है ना x दैट विल कम आउट टू बी नेगेटिव। तो इस नंबर ऑफ मोल्स नेगेटिव होने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकते, इसका मतलब ये है कि हमने इनिशियली एज्यूम किया था कि मोल्स 1 से 2 में ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन वो ऑपोजिट रहा है, मतलब 2 से फर्स्ट में ट्रांसफर हो रहे हैं। क्या मतलब हुआ इसका कि सेकंड में से मोल्स जा रहे हैं फर्स्ट में, ना कि फर्स्ट से सेकंड में, तो हमारी एजम्पशन उस टाइम पे रॉन्ग थी, तो इसका मैग्नीट्यूड तो सही आएगा बट साइन इसलिए आ गया क्योंकि हमारी एजम्पशन रॉन्ग थी। तो हमारा ये जो राइट आंसर होगा दैट इज कि नंबर ऑफ मोल्स वुड बी शिफ्टेड फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट। अब सोच के देखते हैं ऐसा हुआ क्यों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखो दोनों एक तो कनेक्टेड हैं, और फिर जब हमने सेकंड का टेम्परेचर बढ़ाया तो ये भी तो पता है हमें कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनकी एनर्जी बढ़ेगी, मोल्स की, नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स हैं पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ेगी, तो उनकी टेंडेंसी होगी और ज़्यादा एक्सपेंड करने की, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट की साइड भागेंगे। तो इस वजह से फर्स्ट और सेकंड में प्रेशर इक्वलाइज करने के लिए इसमें नंबर ऑफ मोल्स कम करने पड़ेंगे। ठीक है, तो दैट इज वाई ट्रांसफर वुड बी फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 16 देखते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। इसमें क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक क्लोज एयरटाइट ट्यूब है, इसमें हमारे पास ये 100 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है और 10 सेंटीमीटर का लेंथ का इसमें एक मरकरी है, मरकरी फिल करा हुआ है इन्होंने, ठीक है ना, ये 10 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी। ठीक है,
तो अब करना क्या है, ये जो कंडीशन है ये है 27 डिग्री सेल्सियस पे, इस पे इन्होंने एक चेंज करा कि ट्यूब को तो हॉरिजॉन्टल रखा, लेकिन कुछ ऐसा चेंज करा कि ट्यूब का जो लेफ्ट हैंड वाला पार्ट था उसका, लेफ्ट हैंड का मतलब मरकरी से लेफ्ट साइड का जो पार्ट था, उस एयर को 0 डिग्री सेल्सियस तक ले गए, और जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट था उसको वो 127 डिग्री सेल्सियस तक ले गए। तो इसका मतलब ये कुछ ऐसा नहीं हुआ जैसे हमने देखा था कि अभी लास्ट क्वेश्चन में कि दो बीकर्स थे, दो फ्लास्क थे, वो कनेक्टेड थे, जब एक का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है एक का टेम्परेचर कम हो जाता है तो वो दोनों ऐसे एडजस्ट करते हैं कि एक में वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए या फिर वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए, फिर नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाए, ताकि किसी तरह से प्रेशर दोनों में इक्वल मेंटेन रहे। सेम चीज़ यहाँ पे होगी। यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे तो कोई ट्रांसफर ऑफ मैटर हो नहीं सकता जैसे यहाँ पे वो कनेक्टेड थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे ये मरकरी जो है वो शिफ्ट कर सकता है। ये तो ऑब्वियस है ना, क्योंकि मरकरी किसी भी साइड शिफ्ट कर सकता है, इट इज फ्री टू मूव। तो क्या होगा, जो राइट हैंड साइड वाली पार्ट है वो इतनी एक्सपेंड करेगी इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे कि वो मरकरी को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होने के लिए फोर्स करेगी। एंड आफ्टर सम शिफ्ट सपोज एक्स, ये दोबारा स्टेबलाइज हो जाएगी और दोनों साइड का प्रेशर इक्वल हो जाएगा। तो सपोज कि एक्स सेंटीमीटर की शिफ्ट के बाद दोनों जगह प्रेशर इक्वल हो गया है और सिचुएशन स्टेबलाइज हो गई है। तो हमें ये बताना है कि दोनों साइड एयर कॉलम की लेंथ कितनी है और प्रेशर कितना है 0 डिग्री वाली साइड। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए पहले तो। अब ये देखो, इसमें ना ही हमारे पास क्या कांस्टेंट है, ना ही प्रेशर कांस्टेंट होगा, ना ही वॉल्यूम कांस्टेंट है, दोनों साइड की वॉल्यूम चेंज हो रही है, और ना ही टेम्परेचर कांस्टेंट है प्रोसेस में। तो कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है नंबर ऑफ मोल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इसमें आइडियल गैस लॉ लगा सकते हैं लेकिन उसका फायदा नहीं है, कोई खास फायदा होगा नहीं। तो हम इसमें क्या करें, हम इसमें वो वाली लॉ लगा सकते हैं P1 V1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया रहेगी। दोनों एयर कॉलम्स पे अलग अलग लगा दो ये लॉ, लेकिन उससे पहले थोड़ा और एनालाइज करते हैं सिचुएशन को। कैसे, 10 सेंटीमीटर की ये मरकरी की लेंथ है और दोनों साइड इक्वल एयर लेंथ है, एयर कॉलम की लेंथ है, तो कितने कितने हो जाएंगे, 100 माइनस 10 90 डिवाइड बाई 2 45। तो ये भी 45 और ये भी 45। ठीक है, अब मरकरी लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हुआ है बाय एक्स, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड में एयर कॉलम की लेंथ कितनी हो जाएगी 45 माइनस एक्स, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी 45 प्लस एक्स। ठीक है, ये तो एक चीज़ हुई। हमें प्रेशर पता है नहीं, हमें प्रेशर नहीं गिवन, हमें इनिशियल प्रेशर गिवन है सिर्फ जो 27 डिग्री सेल्सियस पे था। तो हमें इनिशियली बताया हुआ है कि 27 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर 76 mm ऑफ Hg है, 760 mm ऑफ Hg। यस, क्या इन्होंने लिखा हुआ 76 सेंटीमीटर या फिर 760 mm ऑफ Hg, बात एक ही है। ठीक है, तो इनिशियली प्रेशर पता है हमें। सपोज हम लेफ्ट साइड का एयर कॉलम लेके चलते हैं, तो इसमें इनिशियली प्रेशर कितना है 760। सपोज इसको डिनोट करता हूँ P नॉट से, P नॉट इंटू वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम का अब देखो कोई डायरेक्ट रिलेशन गिवन नहीं है कि वॉल्यूम कितनी है, तो हम क्या करें, एक फॉर्मूला लगाते हैं, वॉल्यूम इज एरिया इंटू लेंथ। एरिया मान लो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, A, तो इसका वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, लेंथ कितनी है 45 इंटू A, ये हो जाएगी इसकी वॉल्यूम। क्लियर। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि 300 केल्विन। अब इसकी फाइनल सिचुएशन पे आओ। इसकी फाइनल सिचुएशन में इसका प्रेशर कितना है पता नहीं जी, प्रेशर मान लो P है। प्रेशर तो दोनों साइड सेम होगा, या इस साइड ले लो या उस साइड ले लो, इस साइड भी P होगा इस साइड भी P होगा, तभी तो मर्करी लेवल बैलेंस हुआ है, तभी तो वो स्टेबलाइज हुआ है, क्योंकि दोनों साइड से उस पर इक्वल प्रेशर लग रहा है। P इंटू इसकी लेंथ कितनी है 45 माइनस एक्स इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो A रहेगा, क्योंकि उन्होंने कहा है ग्लास में और मरकरी में कोई चेंज नहीं आएगा हीटिंग के बाद। टेम्परेचर 273 बन गई एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बनाते हैं,
मतलब दूसरे एयर कॉलम पे लगाते हैं, ये कितना हो जाएगा पी नॉट, इनिशियली प्रेशर पी नॉट है, इंटू 45 इंटू ए डिवाइडेड बाय 300। ये लेफ्ट हैंड साइड तो सेम ही रहेगी, मतलब इसकी दोनों एयर कॉलम्स की इनिशियल सिचुएशन तो सेम थी। अब फाइनल सिचुएशन क्या है इसकी, प्रेशर तो P है इंटू 45 प्लस एक्स इंटू ए डिवाइडेड बाय टेम्परेचर कितना है 127 यानी कि 400। तो हमारे पास ये दोनों इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन में ध्यान से देखो, ए तो दोनों साइड कैंसिल हो गया, ठीक है। अननोन क्या बचा, पी नॉट तो पता है हमें 760 mmHg या फिर 180 m डालेंगे तो सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो इन दोनों में सिर्फ P और X अननोन है, बाकी सब चीज़ें पता है हमें। तो एक काम ना करें, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। दोनों को डिवाइड करेंगे तो P कैंसिल हो जाएगा, X निकल जाएगा। X की जब इक्वेशन बनेगी वहाँ से X निकल जाएगा, X को किसी भी एक में पुट करेंगे तो P निकल जाएगा। तो हमारे पास फाइनल प्रेशर आ जाएगा, X आ गया तो दोनों एयर कॉलम्स की लेंथ आ जाएगी 45 माइनस एक्स और 45 प्लस एक्स। तो ये सिंपल सी सॉल्विंग है। बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप हर एयर कॉलम पे सेपरेटली गैस लॉ लगा रहे हो, क्योंकि एयर कॉलम तो वही रहेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि इस एयर कॉलम की जो इनिशियल गैस लॉ है वो फाइनल इस वाले से इक्वेट कर दो, नहीं। एक एयर कॉलम पकड़ेंगे, उस पर इनिशियल और फाइनल सिचुएशन पे गैस लॉ लगा के दोनों को इक्वल कर देंगे, जैसे हमने कहा, ठीक है। देखो एग्जांपल नंबर 17 देखते हैं। इस एग्जांपल में एक नई चीज देखने को मिलेगी आपको। यहाँ पे हम एक तो कैपिलरी ट्यूब ले रहे हैं, ये वन साइडेड ओपन है। दूसरी चीज इन्होंने क्या करा हुआ है, पहले तो हमारे पास जो कैपिलरी ट्यूब है दैट इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो यहाँ पे जो गैस है, मान लो उसका कोई प्रेशर है P, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लंबा एक जो है मरकरी का 8 सेंटीमीटर लॉन्ग इज मरकरी लेवल एयर। अब क्या करा हमने, इसको इस ट्यूब को टिल्ट कर दिया, टिल्ट इन द सेंस को वर्टिकल बना दिया विद इट्स ओपन साइड अपवर्ड्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो चीजें आएंगी। पहले यहाँ पे जो गैस थी उसको सिर्फ एक चीज को बैलेंस करना पड़ रहा था, क्या, जो यहाँ से एक्सटर्नल एयर प्रेशर था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, दैट्स ऑल। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे जो गैस है उसको दो चीजें बैलेंस करनी है। वन, एक्सटर्नल एयर प्रेशर जो कि सेम रहेगा, प्लस यहाँ पे जो इसका मरकरी का वेट है। अब मरकरी का वेट कैसे निकालेंगे, ये तो क्वेश्चन बहुत ट्रिकी हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, जो एक्सटर्नल एयर प्रेशर है वो हमें लेवल ऑफ मरकरी की टर्म्स में पता है। मान लो वो है P नॉट, जो उन्होंने बताया हुआ क्वेश्चन में कि एक्सटर्नल एयर प्रेशर इज 180 m। 180 m का मतलब 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जो मरकरी की लेंथ है वो सेंटीमीटर में, तो उसको भी सेंटीमीटर में लेके चलते तो बेटर रहेगा, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अब क्या होगा, जब इस ट्यूब को इस तरह से वर्टिकल करेंगे तो इसमें एयर प्रेशर तो वो मेंटेन रहेगा, लेकिन एडिशन में ये मरकरी का वेट आ जाएगा। और मरकरी का वेट ना लेकर उसकी लेंथ ले लें, वो भी तो प्रेशर ही है 8 सेंटीमीटर, तो वो एडिशन में है। तो इसका मतलब गैस का जो प्रेशर है वो कितना हो जाएगा, 76 प्लस 8। क्लियर विद इट। इसका मतलब ये है कि जब हमने इस तरह से टिल्ट करा तो गैस को दो चीज़ें फेस करनी पड़ रही है, एयर प्रेशर जो पहले से इतना ही है, प्लस मरकरी लेवल। और मरकरी लेवल की हम लेंथ से ही इसके प्रेशर को डिटरमाइन कर सकते हैं, 8 mm ऑफ Hg, क्योंकि mm या फिर सेंटीमीटर ऑफ Hg इज इटसेल्फ अ मेजर ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो फाइनल प्रेशर आ गया। अब इसमें वही फिर गैस लॉ लगा के सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इनिशियली प्रेशर पता था, फाइनली यहाँ से पता चल गया। अब शिफ्ट पता चल जाएगा कि ये कितना नीचे शिफ्ट हुआ है। क्लियर। दूसरा केस क्या है, इसको हमने इन्वर्ट करा है। अब इस केस में गैस को एयर प्रेशर तो उतना फेस करना ही पड़ रहा है, लेकिन जो यहाँ पे मरकरी है, मरकरी गैस को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि मरकरी भी नीचे वेट लगा रहा है। क्लियर। गैस को नीचे वेट लगाना पड़ रहा है और मरकरी भी नीचे लगा रहा है।
तो इसका मतलब गैस को सपोर्ट करने वाला मरकरी है यहाँ पे अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका मतलब गैस को थोड़ा कम फोर्स लगाना पड़ेगा ना, जो पहले वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लगा रही थी। तो इसका मतलब पी गैस इस केस में क्या हो जाएगा 76 माइनस 8, क्योंकि 8 सेंटीमीटर काम तो खुद ये मरकरी कर रहा है। क्लियर। अब देखो तीसरा केस, यहाँ पे इन्होंने 45 डिग्री से मरकरी को टिल्ट कर दिया, ट्यूब को कैपिलरी को टिल्ट कर दिया बाय एंगल 45 डिग्री। अब क्या होएगा, इसके दो कंपोनेंट बना लो, मरकरी के वेट के दो कंपोनेंट बना लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। गैस जो प्रेशर लगा रही है वो इस डायरेक्शन में है, एक्सटर्नल प्रेशर एयर प्रेशर इस डायरेक्शन में है। तो अब क्या हो रहा है, अभी भी हॉरिजॉन्टल जो वेट है इसका मरकरी का, उसका तो कोई रोल बचा ही नहीं ना। रोल किसका बचेगा, सिर्फ वर्टिकल वाले का। वर्टिकल वाला गैस को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, मतलब अभी भी गैस को थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा अगेंस्ट एयर प्रेशर एंड मरकरी। तो इसका मतलब P गैस इक्वल्स टू 76 प्लस जो मरकरी की वजह से है, मरकरी की वजह से कितना है, वर्टिकल में इसका हो जाएगा कंपोनेंट लेंगे, यहाँ पे इसका जो है वो 8 सेंटीमीटर है ये वाली लेंथ, और इसकी वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा इस ट्रायंगल में, दैट कम्स आउट टू बी 8 cos 45 डिग्री, 8 cos 45, तो हो जाएगा 76 प्लस 8 बाय रूट 2। अब इन तीनों केस को साथ में देखते हैं। जब इसको वर्टिकल करा तो सबसे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा था गैस को, गैस का प्रेशर सबसे ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन जब इसको अपसाइड डाउन करा तो गैस का प्रेशर सबसे कम हो गया, और जब इसको मैंने टिल्ट कर दिया तो इसका मतलब गैस को कुछ ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि उसका सिर्फ एक कंपोनेंट गैस को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज हाउ योर एग्जांपल नंबर 17 वर्क्स। एग्जांपल नंबर 18 भी सेम इसी तरह से जैसे हमने पहला एग्जांपल देखा था, कि उसमें दोनों एयर लेवल्स पे, जो एयर के पार्ट्स है दोनों पे अलग अलग हम गैस को लगाते हैं इनिशियल और फाइनल सिचुएशन में। तो दैट इज हाउ वी आर टेकिंग द आंसर।